हो चुका आगाज रन का, यूं बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीतकर जाएगा। तो हेलो नमस्कार सुप्रभात, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में मौर्योत्तर काल को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था, और यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है या प्रॉब्लम समस्या रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम लोग कल नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका है गुप्त वंश यानी गुप्त डायनेस्टिक, जो आपका प्राचीन भारत का में हम लोग सेकंड लास्ट यूनिट है। इसके बाद आपका एक बचेगा कौन सा यूनिट, गुप्तोत्तर। तो इसके बाद ये आपका प्राचीन का भारत का हिस्ट्री हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत देखेंगे। तो आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं क्या, तो गुप्त वंश, गुप्त काल। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, गुप्त काल, गुप्त डायनेस्टिक, गुप्त पीरियड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्लास को बिना देर किए हुए। तो आपको पिछले क्लास में आपको बताए थे कि थोड़ा सा कि सामंती प्रथा और छपरक प्रणाली क्या है। सामंती प्रथा और छपरक प्रणाली के बारे में हमको बताए थे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरा जमीन है, ये क्या है आपका जमीन, और इतने क्षेत्र में आप मान लीजिए कि आप क्या कर दिए, इतने क्षेत्र में आप किसी अन्य व्यक्ति को दे दिए क्या। तो यहाँ जो जो ये देखिए पूरा आपका खेत है, और इस जो इतना छोटा सा सेक्शन है खेत का, ये दूसरे व्यक्ति को खेती करने के लिए दे दिए हैं। और इससे जो उपज आएगा, इससे जो इस जमीन से जो आपका खेती से जो उत्पादन होकर जो अनाज आएगा, तो वो आपको वो आकर यानी टैक्स के रूप में देगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छपरक प्रणाली। मतलब अपने साम्राज्य को यानी अपने जमीन को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटकर है ना खेती करना या फिर शासन करना ही क्या कहलाता है, छपरक प्रणाली। लेकिन सामंती प्रथा अलग है। जैसे मान लीजिए कि यही पूरा आपका जमीन है, और इस छोटे से जमीन को आप किसी अलग व्यक्ति को दे दिए हैं। मतलब उसको दे दिए हैं क्या, किस लिए कि इस क्षेत्र पर तुम्हारा अधिकार है कि जो भी यहाँ से इनकम आ रहा है, इनकम का क्या करेगा, राजस्व व्यवस्था यानी कि राजस्व को तुम ही वसूलना। मतलब जो भी वहां से उत्पादन का होकर आएगा अनाज, वो हमको लाकर दे देना। और साथ ही मान लीजिए कि इस क्षेत्र में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है खेती बाड़ी से संबंधित या अन्य चीजों से संबंधित, तो वहां जो लड़ाई यानी समस्याओं का निपटारा, मुकदमा का निपटारा तुम खुद करना। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका सामंती प्रथा ना। तो समझ गए होंगे छपरक प्रणाली क्या है और सामंती प्रथा क्या है। तो जस्ट लाइक दोनों सेम चीज है, लेकिन हाँ सामंती प्रथा में है कि सामंती प्रथा में आपको न्याय का भी पावर मिल जाता है, लेकिन छपरक प्रणाली में आपको केवल और केवल राजस्व व्यवस्था का राजस्व को वसूलने का अधिकार दिया जाता है। तो जस्ट यही कंडीशन है। तो गुप्त काल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुप्त आखिर देखेंगे गुप्त काल का शुरुआत कब से हुआ। तो गुप्त काल के बारे में कहा जाता है कि जो गुप्त शासकों था वो कुषाणों का संबंध था। किसका संबंध, कुषाणों का। सामंत मतलब अभी आप समझ आए कि सामंत किसे कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि गुप्त किसका संबंध था, नहीं कि कुषाणों का संबंध था। गुप्त किसका संबंध था, तो कुषाणों का। और उसके बाद हम लोग डिटेल रूप से जितने भी गुप्त काल के राजा हैं उसको हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे। तो इसी में पहला शासक का नाम क्या है, श्रीगुप्त। इस राजा का नाम क्या है, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बारे में ज्यादा आपको जानकारी नहीं लेना है, 2-4 पॉइंट है जीएस से आपको काफी इंपोर्टेंट है। पहला कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। देखिए आपको पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि 3-4 जीएस आपको जानना है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति राजा लिख रहा है, क्या राजा, इस महाराजा या महाराजा धीराज, क्या लिख रहा है, महाराजा धीराज। तो राजा लिख कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है, तो उसका पावर महाराज से कम है। मतलब समझिए राजा से ज्यादा पावर किसको है, महाराज को, और महाराज से ज्यादा पावर है किसको, महाराजा धीराज। तो मान लीजिए कि जो राजा आप अपने आप को राजा कहेगा तो उसका पावर उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो राजा आपको कहेगा कि महाराजा, हम महाराज हैं, मतलब उसका पावर बढ़ गया राजा से। लेकिन वही कोई राजा कहेगा कि हम महाराजा धीराज हैं, तो सबसे ज्यादा उसको पावर है। मतलब वो अपने क्षेत्र में पूरा जितना भी कंट्रोल कर रहा वो अपने नियंत्रण में कर रहा। तो यही कंडीशन है श्रीगुप्त का। तो श्रीगुप्त के बारे में हम लोगों ने पहला जीएस जाना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त है जो श्रीगुप्त जब राजा बना तो इसने महाराज धीराज के महाराज यानी महाराजा का उपाधि धारण किया।
क्या उपाधि धारण किया? महाराजा का उपाधि। मतलब अभी आपको बताएं कि राजा से बड़ा है कौन? महाराजा। और महाराजा से बड़ा है महाराजा धीराज। और अभी आपको बताएं कि गुप्त किसके सामंत था? तो कुषाणों को। तो इसने क्या धारण किया है? महाराजा की उपाधि। तो अगर कोई व्यक्ति राजा, शासक राजा लगा रहा है अपने नाम के आगे, और ये आप महाराजा लगा रहा है, तो ये लोग स्वतंत्र राजा नहीं है, यानी किसी के अधीन कार्य कर रहा है। समझिएगा, यानी किसी न किसी के अधीन क्या कर रहा है? मतलब शासन कर रहा है। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? ये आपका अधीन शासक है, यानी स्वतंत्र शासक नहीं है। लेकिन अगर कोई राजा है यानी शासक है, वो अपने नाम में महाराज धीराज को उपाधि धारण किया है, तो ये क्या है? स्वतंत्र शासक है। कौन सा शासक है? स्वतंत्र। तो यही कंडीशन हम लोग देखेंगे कि श्रीगुप्त ने कौन सा उपाधि धारण किया? तो महाराजा का। तो बताइए, महाराजा का अगर कोई व्यक्ति उपाधि धारण किया तो कौन? क्या राजा स्वतंत्र है? नहीं। तो ये कौन सा स्वतंत्र राजा नहीं है? स्वतंत्र। ये स्वतंत्र नहीं है, यानी किसी के अधीन है, यानी कुषाणों के अधीन में ये शासन कर रहा है। उसके बाद अगला राजा की बात करें हम लोग, तो इसका अगला राजा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच अगला राजा का नाम क्या है? घटोत्कच। थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में, श्रीगुप्त के बारे में। तो श्रीगुप्त का हम लोग बेसिकली जानेंगे, इंडिया का नक्शा से आपको बताया था, ज्यादा विस्तार में आपको समझ में आएगा। ये मोटे तौर पे आपको बना रहा है ना। देखिए, गुप्त का नहीं, आपको पता हो गुप्त काल का विकास कहाँ होने? गुप्त काल का उदय हुआ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। उत्तर प्रदेश में हम लोग खास जगह की बात करें तो कौशाम्बी में, है ना। यानी शुरुआत में कौशाम्बी में ही गुप्त काल, यानी कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना किया था। तो ये आपको हो गया। घटोत्कच के बारे में ज्यादा आपको जानना जरूरी नहीं है, ज्यादा इसका उल्लेख भी नहीं मिलता है। दो चीजें उल्लेख मिलता है कि घटोत्कच ने भी क्या किया? महाराजा का उपाधि धारण किया। कौन सा उपाधि? महाराजा। महाराजा का मतलब वह स्वतंत्र शासक नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र शासक। ये स्वतंत्र शासक नहीं है। ये आपका छोटा सा सेक्शन, लेकिन सबसे बड़ा जो सेक्शन है ये आपका गुप्त वंश का। एक काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम कई बार देखा है, तो इसका पीरियड भी आता है। तो इसको पीरियड हम लोग देखेंगे तो 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। इसके हम लोग घटोत्कच की बात करें तो 300 से लेकर 319 ईस्वी तक, है ना। ये आपको कई बार टाइम पीरियड भी आता है राजा का। तो चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राजा अभिषेक यानी राजा कब बना? तो 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में कौन वाला राजा बना? चंद्रगुप्त प्रथम। और ये चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना तो इसने अपने राजा अभिषेक को यादगार बनाने के लिए क्या किया? तो एक संवत शुरू किया, यानी एक कैलेंडर शुरू किया। उस कैलेंडर का नाम क्या है? तो गुप्त संवत। उस कैलेंडर का नाम क्या है? गुप्त संवत। गुप्त संवत के आपको बारे में जब हम लोग हिस्ट्री क्लास शुरू कर रहे थे तो उसके बारे में आपको बताए थे कि गुप्त संवत यानी कि 319 ईस्वी में जब राजा कौन बना? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और इसी के उपलक्ष्य में यानी किसी को यादगार बनाने के लिए तो गुप्त संवत की शुरुआत की। इन्होंने क्या कहा कि हमारा एक अलग कैलेंडर होगा। और इस कैलेंडर की शुरुआत कब की गई थी? 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिएगा तो गुप्त वंश का प्रथम राजा है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया है। महाराजा धीराज क्या किया है? गुप्त वंश का पहला ऐसा शासक है कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। तो अभी आपको बताएं कि अगर कोई व्यक्ति या शासक महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया तो क्या वो राजा स्वतंत्र है या किसी के अधीन कार्य कर रहा है? तो ये स्वतंत्र है। यानी कि गुप्त वंश का सबसे पहला स्वतंत्र शासक कौन है? तो यही है चंद्रगुप्त प्रथम। और इसके बाद देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, तो ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। अगर प्रश्न में आ गया कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त मारेगा टिक में। लेकिन यही प्रश्न का यू टर्न मारेगा, थोड़ा सा आपका चेंज करेगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, मतलब जो रियल रूप में जो संस्थापक है वो कौन है? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, ये वास्तविक संस्थापक है।
ये क्या है, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम ने काफी इंपोर्टेंट सेक्शन है। लिच्छवी की एक राजकुमारी थी उस काल में, नहीं, गुप्त काल में एक लिच्छवी की राजकुमारी थी, उनका नाम क्या था, कुमार देवी। क्या नाम था, कुमार देवी। और इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। ये लिच्छवी की राजकुमारी है और ये चंद्रगुप्त प्रथम, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लेकिन इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये है ना, इनका जो ससुराल था, यानी कहाँ, लिच्छवी, ये काफी हाई फाई परिवार से थे। मतलब ये चंद्रगुप्त प्रथम उतना साधारण परिवार से, यानी साधारण शासक था। लेकिन जो लिच्छवी के राजकुमारी देख रहे हैं, लिच्छवी का जो शासक था, उसकी बेटी थी कौन, कुमार देवी। और ये काफी हाई परिवार, क्या था, हाई परिवार, यानी हाई फाई परिवार से कौन थी, कुमार देवी। जैसे एग्जांपल समझिए कि तो अगर कोई व्यक्ति क्या किया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम जो ससुराल था वो हाई फाई था। कैसा है देखिएगा, तो जितने भी इनको सिक्का मिला है चंद्रगुप्त प्रथम का, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने जितने भी सिक्का बनवाया है, उसने अपनी पत्नी का नाम लिखवाया है। क्या लिखवाया है, सिक्का पर पत्नी का नाम। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त प्रथम का जो ससुराल था, जो इनके तुलना में ज्यादा मतलब विकसित था और ज्यादा साम्राज्य का विस्तार था। और चूंकि कुमार देवी अपने भाई बहन में अकेली थी, क्या थी, अकेली, इसीलिए जो जितना भी कुमार देवी के पिता का जितना भी संपत्ति था, वो दहेज के रूप में किनको मिला, तो कुमार गुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज के रूप में मिला। पूरा बिहार, सोचिए कितना मिला, पूरा बिहार दहेज के रूप में मिला। पहले से साम्राज्य कौन सा था, पूर्वी उत्तर प्रदेश, और जुड़ गया कौन सा, पूरा बिहार। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य देखिए, यूपी और प्लस बिहार, ये पूरा किसका सेक्शन आ गया, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य का विस्तार है। उसके बाद देखिए एक चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में अभी आपको बताएं, ये चंद्रगुप्त प्रथम का जो ससुराल था वो काफी हाई फाई था। इसका प्रमाण कैसे मिला, तो चूंकि जितने भी चंद्रगुप्त प्रथम का अधिकांश सिक्का है उस पर कुमार देवी का चित्र, यानी कुमार देवी का चित्र अंकित है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लड़का किसी मुखिया का बेटा का विवाह अगर आपका विधायक के बेटी से हो जाए, तो उस स्थिति में क्या वो जो मुखिया का बेटा वो कभी अपना परिवार के नाम लेगा, नहीं, क्योंकि वो उसका हाई फाई उसका ससुराल ही हो गया। तो जहां भी हो जाएगा अपने ससुराल का ही गुणगान गाएगा, मतलब गुणगान करेगा। तो वही कंडीशन है किसका, चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम अपने सब जितने भी सिक्का बनवाया है उस पर कुमार देवी का चित्र अंकित करवाया है। तो यही आपका है। आज हम लोग तीन राजा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रामगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। तो आपका 2-3 क्लास और लगेगा, तो आपका गुप्त काल के जितने भी शासक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 2 क्लास और लगेगा, है ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो हेडिंग में लिखिए गुप्त काल, यानी गुप्त डायनेस्टिक या गुप्त पीरियड। लिखिए, इसमें पॉइंट करके लिखिए, गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। पहला में लिखिए श्रीगुप्त, और इनके क्वेश्चन में लिख लिएगा 275 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी। श्रीगुप्त 275 ईस्वी से 300 ईस्वी लिखिएगा। इसमें पॉइंट करके श्रीगुप्त में लिखिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। लिखिएगा, श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण किया। लिखिए इसमें पॉइंट करके, श्रीगुप्त स्वतंत्र शासक था। उसके बाद दूसरा में लिखिए घटोत्कच लिखिए। इसका टाइम पीरियड भी लिख लीजिए, तो 300 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी लिखिए। इसमें पॉइंट करके, घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण किए। उसमें अगला पॉइंट करके लिखिए, घटोत्कच एक स्वतंत्र शासक था। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम, और इसमें स्टार मार लीजिएगा। लिखिए पॉइंट करके इसमें चंद्रगुप्त प्रथम का राजाभिषेक 319 ईस्वी में हुआ। और इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने
गुप्त संवत की शुरुआत की। इन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। गुप्त संवत की शुरुआत की लिखिए इसमें पॉइंट करके गुप्त और स्टार मार लीजिएगा। गुप्त वंश का चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। देखिए इसमें अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक था। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ और दहेज में पूरा बिहार मिला, और दहेज के रूप में पूरा बिहार का क्षेत्र मिला। अर्थात चंद्रगुप्त प्रथम का साम्राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार तक विस्तृत था। उसके बाद लिखिए चंद्रगुप्त प्रथम के सिक्का पर कुमार देवी का चित्र मिलता है। तो ये आपका हम लोगों ने चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में डिटेल रूप से पढ़ लिए। तो अगर क्लास अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।